नमस्कार, सभी को मेरा सलाम। और सर आपका बहुत थैंक्स कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? बिल्कुल सही आ रही है सर, बिल्कुल मेरी सही। आवाज़ सही आ रही है सर? जी। और गाँव किताबी से हूँ। पिछले 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिस के साथ-साथ मैंने अपनी कंपनी वेस्टीज को जॉइनिंग किया था। वेस्टीज की जॉइनिंग बताने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा सर कि मैंने कैसे शुरू किया और वेस्टीज से पहले मैं क्या काम करता था। इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा सर मैं आपको। सर मेरा जो जन्म है वो 7 जुलाई 1978 को हुआ और हम लोग 4 भाई और 4 बहन हैं। मेरे माता-पिता दोनों बिल्कुल अनपढ़ हैं। मेरे पिताजी तीसरी बिल्कुल फेल हैं और घर की जो आर्थिक स्थिति है, जब मैं बहुत छोटा था वो ठीक नहीं थी। मेरी 2 बड़ी बहनें जो मुझसे बड़ी थी वो 5वीं पास की उन्होंने। मेरा स्कूल का सफर भी ये रहा कि सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। कक्षा 1 से लेकर 5 तक मैं प्राथमिक विद्यालय तितावी नंबर 2 के स्कूल में मैंने वहाँ से परीक्षा पास की। और सर उसमें भी जब हम लोग पढ़ते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, तो ₹1.25 6 महीने की जो फीस थी वो जाती थी हमारी दोनों की, ₹2.5 6 महीने की होती थी और ₹5 पूरे साल का होता था। और मुझे अच्छे से याद है कि 4th और 5th में जब मैं पढ़ रहा था तो वो 2 साल की फीस भी बड़ी मुश्किल से मेरे माता-पिता ने वो मुश्किल से चुकाई थी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि हेडमास्टर जी जो हमारे थे वो कई बार हमारे घर भी आए कि आप लोग वक़्त पे इन बच्चों को फीस नहीं देते, ये परेशान रहते हैं, आप लोग सही से इनको पढ़ाइए, बच्चे में टैलेंट है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और स्कूल में बेइज्जती महसूस भी करनी पड़ती थी। इसी तरह वो 5वीं का सफर मेरा वहाँ से पूरा हुआ। 6ठी क्लास में हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है। 8वीं तक का था, मैं उसमें 6ठी क्लास में एडमिशन लिया। 6ठी पूरी की, वहाँ से मैंने 7वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। और जब मैं 7वीं में था तो घर के थोड़े से हालात का भी मुझे रूबरू होना पड़ गया। मैं समझने लगा कि घर की हालात कैसी हैं और 7वीं क्लास में मेरे साथ ऐसी 2 घटना घटी जिसने मेरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। सबसे छोटा मेरा भाई था, वो 12 महीने का और उसको क्या हुआ कि बहुत तेज बुखार और निमोनिया होता था, तो वो बीमार काफ़ी रहता था। उसको उस दिन 103 बुखार था, दोपहर का वक़्त था, मैं स्कूल से आया था, तो मैं उसको लेके डॉक्टर के यहाँ गया। वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, हमारी काफ़ी हेल्प भी करते थे। तो उन्होंने उसको तेज फीवर की वजह से उसको एक इंजेक्शन लगा दिया कूल्हे पे और तब तक मैं घर पहुँचा तो उसके दोनों पैर बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, पोलियो हो चुका था, पैरालिसिस हो चुका था। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा ये सदमा था। सो जब वो इस तरह की कंडीशन में हमने 5-7 जन उनको दिखाया, घर में इतनी हालात खराब थी कि पैसा तो घर में था ही नहीं, लोग घर में नहीं आते थे, कुछ लोग हमें मना कर देते थे, ताना भी मारते थे, तुम हमारे यहाँ जाते हैं, पैसे वगैरह मिलते नहीं, तो बहुत सारी दिक्कत होती थी। दूसरी घटना ऐसा भी हुई कि पापा ने मेरी बड़ी बहन की घर के हालात ऐसे थे, वो जवान हो गए, शादी की, शादी में टोटल जो ब्याज का पैसा उठा गया, जवान भी मेरे बड़े भाऊ भी बने। तो जो पैसा उठाया था वो 1 साल के वादे पर उठाया था, वो 1 साल में पैसा दिया ही नहीं गया, तो साहूकार हम पर बार-बार उसका प्रेशर बनाने लगा कि आप वो पैसा रिटर्न करो, पैसा वापस दो। फिर उन्होंने मेरे पापा को वहाँ पे बुलाया और उन्होंने एक मशवरा दिया कि यहाँ पे रहते हो तो आने के बाद वो कहने लगे कि यहाँ पर तो आपका काम चल नहीं रहा, मेरे एक एजेंट से बात हुई है, आप सऊदी अरब चले जाइए, मैं सारा पैसा मैं वहन कर दूंगा, जब आप वहां से आएंगे तो ये मेरा पैसा आप वहां से लौटा देना। सो इस तरह उन्होंने उनका पासपोर्ट भी बनवाया और पासपोर्ट के साथ साथ में उनको सऊदी भेज दिया। हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे सऊदी जाएंगे तो हमारे घर में अच्छे दिन आएंगे और हमारी घर की हालत बहुत बेहतर होगी। लेकिन 3 महीने के बाद एक लेटर आया, उस लेटर में उन्होंने वहां की स्थिति लिखी कि मेरा जो शेख है, मुझे कंपनी में काम नहीं मिला, एक शेख के यहाँ काम मिला है, तो शेख ने मुझे पैसा नहीं दिया, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग सब्र करें। जब भी यहाँ से गए थे तो कोई पैसा भी हम लोगों को देकर नहीं गए थे। घर की हालात बहुत खराब थी, तो हम लोगों ने घर में एक काम किया कि 2 भैंसे हमने 300 रुपए महीने के हिसाब से हम लोगों ने रखी। वो थोड़ा दूध भी देती तो घर का खर्च उससे चल जाता था। 1 साल तक हमारे यहाँ कोई पेमेंट नहीं आया, वो साहूकार परेशान करता था। तो हमारे परदादा जी थे एक दूसरे खानदान से, उन्होंने हमारी हेल्प की, हफ्ते में 100 रुपए देते थे। सो इस तरह वो 1 साल बड़ी कठिनाई के साथ, बड़ी परेशानी के साथ हमारा गुजरा। 1 साल के बाद हमारा 20,000 का चेक हमारे घर पहुंचा
उसमें से 11,000 रुपए साहूकार को दिए और 9,000 रुपए जो हमारे परदादा जी थे उनको दिए, हमें 1 रुपया भी नहीं बचा। सो वो 1 साल की जो कठिनाई, 1 साल की जो प्रॉब्लम थी, वो बहुत ही दस्त थी। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कई-कई दिन तक हमारे यहाँ सब्जी नहीं बनती थी, हम लोग नमक की ही रोटी, छाछ ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते थे और नए कपड़े का तो कोई मतलब ही नहीं था उस साल के अंदर कि कोई नया कपड़ा वगैरह घर में बन जाए। तो बहुत सारी इन समस्याओं के साथ कारवां बढ़ता गया। इसी के साथ मैंने यहाँ से अपनी 8वीं की परीक्षा पास की और इसी के साथ-साथ घर में एक और ये प्रॉब्लम थी कि जो छोटा भाई था वो बार-बार बीमार होता था। उसको कई बार बाहर लेके जाना पड़ता था, जिसको पोलियो हो गया था, बहुत ज्यादा बीमार रहता था। एक बार हम लोग हरिद्वार गए, माँ संतोषी माँ के आश्रम में, वहाँ अमेरिका के कुछ डॉक्टर आए थे जो फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे थे। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम लोग वहां तक चले जाएं, तो उसके लिए भी जैसे तैसे करके हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करे, उसको वहां पर दिखाया। उन लोगों ने बताया कि जब ये 6 साल का हो जाएगा उसके बाद आप लोग इसका ऑपरेशन कराएंगे, इसकी पूरी तरह से नस डैमेज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो ये तो चल ही रहा था। उससे भी बड़ी दुखद घटना जब मैं 8वीं क्लास में था, एक ये हुई कि जो 2 भैंसें हम लोगों ने ले रखी थी, वो हमारे घेर था छोटा सा, उसमें घर के बिल्कुल पास में ही वो वहां पे बंधी हुई थी, वो आपस में झगड़ने लगी और माताजी पास में ही वहां दीवार के पीछे खाना बना रही थी, वो सारी दीवार इनको ऊपर गिर गई। तो इतना बड़ा हर्ट में हुआ कि कोई डॉक्टर उस वक्त भी नहीं आया और पड़ोसियों ने, सभी लोगों ने हमारा मजाक बनाया जब इनका बजट नहीं था, 2-2 भैंसे क्यों रखते हैं, तमाशा बनाया बहुत और किसी ने कोई हेल्प नहीं की। मेरे पास एक 10 रुपए थे, मैं उसमें आइडेक्स की एक डब्बी और हरा पत्ता आता था डेक्लोइन प्लस का उस वक्त, तो एक पत्ता लाया और कई दिन तक उनको दिया, दूध में हल्दी डाल डाल के। इस तरह वो धीरे धीरे वो रिलैक्स हुई। तो ये सारी इन परेशानियों से तो गुजर ही रहा था। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैंने 8वीं क्लास पास की तो 9th क्लास के लिए हमारे घर के पास कोई पैसा नहीं था। मैंने कहा भी कि मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, तो घर से जवाब यही था कि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरे पास 1-1.5 महीना था, तो मैंने उसमें क्या काम किया कि मैंने 10 से 15 दिन मजदूरी की और उस मजदूरी से जो पैसा इकट्ठा हुआ, के इंटर कॉलेज में मैंने एक टेस्ट होता था उस वक्त, 94-95 में टेस्ट हुआ। तो जब मैंने वो टेस्ट दिया, वो पास हो गया, 9th क्लास में मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था और जो छोटे भाई बहन थे उनको भी पढ़ाना चाहता था। इच्छाएं बहुत थी, लेकिन घर की प्रॉब्लम भी उससे भी ज्यादा थी। 9th में मेरा एडमिशन हुआ, साइंस बायोलॉजी मैंने ली और पढ़ना शुरू कर दिया। स्थिति ये थी कि कभी कभी मैं कॉपी भी मांगकर उनसे, दोस्तों से लेकर, उसी कॉपी को याद कर सबक सुना दिया करता था। जो भी नकल थी, एक सिर्फ मेरे पर रफ पेपर होता था, ज्यादा किताबें कॉपी नहीं होती थी, ऐसे ही ले लेके मैंने 9th तक का वो सफर किया। 9th मैंने अच्छे मार्क्स से की। 10th में आया तो बड़ी शिद्दत से मैंने उसमें पढ़ा और 10th में जब मैं पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा, पेपर बहुत करीब थे, पहला ही पेपर हिंदी का मैं देकर आया, अगले ही दिन बहुत तेज फीवर और मुझे टाइफाइड हो गया। लगातार 4 दिन तक मैं चारपाई से उठ भी ना सका। मेरा हिंदी का सेकंड पेपर और मैथ के 2 पेपर छूट गए, जिसमें मुझे पता था कि हिंदी कंपलसरी है, हिंदी में पास होना। पहले सब्जेक्ट में कॉलम नंबर आए थे और मैं उस साल फेल हो गया। मेरे मामा जी और मेरे फूफा जी घर पर आए, जब तक मेरे फादर विदेश से नहीं आए थे, कि बेटे आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं, बहुत खराब है, ऐसा करो आप कोई काम सीख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, आप चिनाई का काम सीख सकते हैं, आप वेल्डिंग का काम सीख सकते हैं और आप फर्नीचर का काम सीख सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ और ही सपने थे, कुछ और ही ड्रीम थे, मैंने मना कर दिया, तीनों काम मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी हो मैं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। वो झक मारकर चले, मैंने उनकी एक ना सुनी। लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी कुछ नहीं था, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। मुझे एक दोस्त ने सलाह दी कि भाई तस्लीम, आप एक काम कर लीजिए, रेगुलर मत पढ़ो, टीसी कटवाने के बाद प्राइवेट फार्म भर दीजिए और कुछ काम भी कर लीजिए, इससे तुम्हारा घर का खर्च भी चल जाएगा और इसी तरह पढ़ भी लेंगे। वो फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी राय। मैंने प्राइवेट फार्म भर दिया और ऋषिकेश एक ताऊ का लड़का मेरा वेल्डिंग का काम करता था, मैंने उससे तय किया, भाई बताओ क्या दोगे, मैं 9 महीने तक काम करूंगा, 9 महीने बाद मेरा एग्जाम है, फिर मैं पेपर दूंगा। तो उन्होंने मुझे 30 रुपए पर डे पर रख लिया। मुझे जरूरत थी पैसे की, तो लगातार मैं पैसे घर भेजता रहा और 9 महीने में मैं एक बार भी घर नहीं आया। जब 9 महीने पूरे हो गए, वहां से मुझे पता था कि पढ़ाई का सिर्फ 1 महीना है, वापस आया और वहां से मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक ली।
वो क्वेश्चन बैंक जब मैंने ली तो मैं उनको लगातार दिन रात पढ़ता रहा और पेपरों की तैयारी करता रहा। इस तरह मैंने 10वीं पास की। सेकंड डिवीजन से मैंने 10वीं पास की, 306 मार्क्स आए। और मुझे मेरे टीचर थे पवन शर्मा, मुझे फड़ना करके, जब उनको पता लगा ये तस्लीम अहमद 10वीं में पास हुआ है तो उन्होंने मुझे राय दी कि आप बगरे के बजाय मुझे फड़नगर एडमिशन लें। लेकिन मुझे मेरे घर की हालात का पता था कि ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो जो मैं पैसा भेजता था वो घर की बीमारियों में खर्च में लग जाता था। इसी दौरान फिर मैंने अपने दोस्त से मशवरा लिया। उन्होंने कहा अगर तुम पर कुछ पैसे हो तो पढ़ सकते हैं। डेली अप डाउन करता था। फर्स्ट ईयर में मैंने अपना एडमिशन लिया इस्लामी इंटर कॉलेज में और वहां से मैंने फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर करने के बाद फिर मेरे पास वही प्रॉब्लम कि घर में पैसा नहीं था और घर के हालात मुझे सब पता था। मैं संडे के दिन गन्ना छील कर भी लाता था किसानों के यहाँ से, उसके गोले बेचते थे, घर का खर्च इस तरह भी चलाते थे। मौका मिलता था तो कोई भी काम होता मैं उस वक्त कर लिया करता था। कई बार कुल्फिया भी बेची, फूलम वगैरह बेच दी जिससे मेरा काम चलता रहे। कभी बेइज्जती वगैरह तो मानी नहीं, जो काम मुझे मिला वो करता रहा। सो इसी तरह मैंने फर्स्ट ईयर कर ली। और वो फर्स्ट ईयर करने के बाद फिर मेरे पास वही ऑप्शन आया कि घर के हालात ठीक नहीं है, पैसे की जरूरत थी। मैंने फिर टीसी कटाई और इंटर का जो एग्जाम है, इंटर का जो फॉर्म है वो भरा मैंने प्राइवेट भर के। फिर मैं पानीपत, मेरी बहन रहती थी वहां पर, मैंने 9 से 10 महीने फर्नीचर का काम किया और इसी तरह इंटर का मैंने वो पेपर दिया। इंटर मैंने फिर पास कर ली। इंटर करने के बाद वही हालात खराब थे, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मेरी बचपन से इच्छा थी, क्योंकि जब ये घटना घटी थी मेरी माता जी की तो मैंने डिसीजन लिया था मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन घर में कोई ऐसे हालात नहीं थे। एमबीबीएस की तो छोड़ दीजिए, एक छोटे से डिप्लोमा के लिए भी मैंने अपने पैसे से डिप्लोमा बाद में किया, पहले वैसे ही प्रैक्टिस की। तो सो इतने हालात खराब थे। इंटर करने के बाद पापा आ चुके थे और समथिंग 6 महीने के बाद मुझे एक ऑफर दिया गया कि तुम्हारी हम शादी करने वाले हैं, घर में बहू की जरूरत है। उम्र समथिंग 22 से 23 साल हो चुकी थी, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे ड्रीम थे कुछ, मैं आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन घर में मामा जी, फूफा जी और फादर और बहुत सारे खानदान के लोग बैठ गए। जिस तरह लड़की को लेकर बैठते हैं, मुझे लेकर बैठ गए, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। सो 19 नवंबर 2000 में मेरी शादी कर दी गई। मुझे कोई खुशी नहीं थी शादी की कि मुझे शादी होनी है, लेकिन फिर भी घर में आई वाइफ तो उस पता लगा कि थोड़े दिन बाद इसको प्रॉब्लम है कि निमोनिया की पेशेंट है और हार्ट बीट प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। उस वक्त एमिटासिक टैबलेट आती थी 5 से 10 mg की, वो उसको रेगुलर कंटिन्यू लेती थी। सो पहले ही घर में बहुत सारी समस्याएं थी, बीवी बीमार आई। इसी के साथ साथ जब मेरी शादी उससे 1 साल पहले ही लगातार 3 साल मैंने एक डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस की थी, डॉक्टर हासिम है, वहां मैं प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे मैं वहां काम करने लगा, वो 50 रुपए पर डे मुझे देने लगे। तो मेरी खुद की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ये हुई कि थोड़ा सा मैंने पैसा भी जोड़ लिया था, 10 से 15 हजार। इसी तरह कारोबार बढ़ा, शादी हुई। शादी के साथ साथ मैंने अपना क्लिनिक पहले ही 1 साल पहले कर लिया था, तो थोड़ा मेरा काम चलने लगा था। लेकिन मैं जितनी अर्निंग वहां से करता था, अक्सर लगातार वो 5 साल जितनी भी कमाई हुई वो उस पर लग जाया करती थी। 19 नवंबर 2000 से लेकर 3 नवंबर 2005 तक मेरी हालत फिर भी वैसी ही थी, कमाता था उनको लगाता था। इसी बीच एक बेटा हुआ, वो भी एक्सपायर हो गया और वाइफ को एक प्रॉब्लम हुई कि लगातार 1 महीने तक फीवर हुआ। उनके फादर आए और उनको लेकर चले गए। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे, मुझे फोन करके डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर निसार अहमद त्यागी, उन्होंने लिख दिया था कि 3 टैबलेट इनको कभी नहीं देनी है। एक तो लैरिगो क्लोरोकिन के नाम से आती थी, दूसरा ऑफ्लोक्सोसिलिन और एक और टैबलेट थी वो नहीं देनी है। सो क्या हुआ कि फीवर जब 1 महीने तक नहीं उतरा तो उनके पापा ने उनको सरकारी अस्पताल में कुछ मेडिसिन के लिए लेकर चले गए। वो जो नया डॉक्टर था अस्पताल में, उसने क्लोरोकिन 12 टैबलेट दे दी और 2 सुबह, दोपहर और शाम तक 3 बजे तक ही 6 टैबलेट उनको क्लोरोकिन की दे दी। शाम तक ये आलम था कि दोनों गुर्दे बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे और यहाँ तक के सांस आना बंद हो गया था। मेरे पास मेरे खानदान में एक फोन था, उस फोन पर फोन आया कि आप तुरंत आ जाइए, इसकी हालत बहुत खराब है। हालांकि उस वक्त मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस का हो चुका था, नॉलेज हो चुकी थी। तो जैसे जैसे हम लोग वहां तक पहुंचे, उनके घर पर जाकर देखा तो बहुत सारे लोग, हजूम था कि बहुत सीरियस हालत में थी। इसी के साथ में कुछ मेडिसिन लेके गया था, होना के प्रॉब्लम ये है। तो एक लेसिक्स के नाम से उस वक्त इंजेक्शन आता था 10 ml, मैंने वो लगाया, डेरिफाइलिन डेक्सोना जो भी मुझ पर बन सका मैंने वो ट्रीटमेंट दिया। शाम का वक्त था, 4 से 5 बजे।
हालांकि मेरे जो फादर इन लॉ थे वो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। मैंने उनसे डिस्कस किया कि आप लोगों ने क्लोरोक्विन की टैबलेट इनको क्यों दी, जब सबको पता था कि क्लोरोक्विन की टैबलेट इसको सूट नहीं है और तुरंत इनको किडनी को डैमेज कर देगी, खराब कर देगी, उसके बावजूद भी आपने दी। लेकिन होने को कौन टाल सकता था, हालात बहुत खराब थे। डिस्कस हुई कि क्या करें। मैं जानता था कि आसपास के कोई डॉक्टर इसको हैंडल नहीं करेंगे। मैंने तो सुबह के वक्त हम लोग 4 बजे दिल्ली एम्स में उनको लेकर गए, इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। वहां भी कुदरत का बहुत बड़ा साथ रहा कि तुरंत इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया गया और 72 घंटे के अंदर जितनी भी रिपोर्ट थी वो कर ली गई। यहाँ तक कि 2 यूनिट ब्लड चाहिए था। साथ में हम 2 लोग थे, मेरा फादर इन लॉ और मैं। लेकिन वो बड़ी एज के थे, उन्होंने मना कर दिया कि ब्लड में दे नहीं पाऊंगा। 2 ब्लड डोनेट की जगह वहां थी, मैंने दोनों जगह से अलग अलग से, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से दिया। एक सुबह को और एक दोपहर को 2 यूनिट का इंतजाम किया और वहां से 1 हफ्ते हम लोग लगातार वहां रहे। वहां के जो मैनेजर साहब थे और वहां के जो हेड डॉक्टर थे वहां के एम्स के, वो हफ्ते में 1 बार पेशेंट को देखने आते थे। उन्होंने मुझे कैबिन पर बुलाकर ये कहा कि देखिए तस्लीम जी, ये जो आपकी वाइफ है, इसकी लिमिट जो बॉडी की है वो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 दिन की है, क्योंकि गुर्दे पूरी तरह से डैमेज हैं। 1 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करानी पड़ेगी और वो प्राइवेट में करा लेंगे। ज्यादा बॉडी में है नहीं, हीमोग्लोबिन 2 यूनिट देने के बाद भी 6 ग्राम है। धीरे धीरे ब्लड कम होगा और आपको ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। सो आप इनको घर ले जाइए, अब यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो हम वहां से उनको घर ले आए। घर लाने के बाद 3 नवंबर को वो इस दुनिया से चली गई। सो बहुत हर्ट हुआ। मैंने जीवन में कभी कोई सुख नहीं देखा था, बहुत कठिनाइयों से, परेशानी से जीवन बीत रहा था बचपन से लेकर अब तक। ना बच्चे का सुख, ना बीबी का सुख, और कभी कभी कहीं कहीं रात हो जाती थी जागते उनको बीबी के साथ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी हर वक्त। छोटे भाई की प्रॉब्लम, इसी बीच मेरी बड़ी बहन है, वो शून्य डॉक्टर सत्तार के बेटे के यहाँ थी, वो भी एक्सपायर हो गई, किडनी इन्फेक्शन हो गया। मैं बहुत मिस किया उनको। तो इस तरह के 2 हादसे बड़े एक ही साथ हुए। और जिस रात वो उस दुनिया से गई, तो उस रात में जब बैठा हुआ था पूरी रात में बहुत रोता रहा और जिंदगी में अपने आप को कोसता रहा। और पूरी रात जब मैं जागता रहा, सुबह को उठकर मुझे अपनी क्लिनिक से कुछ मेडिसिन लेकर आनी थी। रास्ते में 5-7 बच्चे कंचे खेल रहे थे गांव में, 2005 नवंबर की बात है ये। तो 100 बच्चों ने कहा कि देखो जो बेचारा डॉक्टर जा रहा है ना, इसकी बीबी कल मर गई। तो उससे और भी ज्यादा मैं हर्ट हुआ। इस तरह धीरे 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 कारवा हुआ। 1 साल की जो मेरी हालत थी वो ऐसी थी कि मैं दुबला पतला हो गया, बहुत टेंशन में रहने लगा। यहाँ तक कि एल्प्रेक्स वगैरह, हेमलोकार्ट 80 वगैरह की टैबलेट का भी बहुत मैंने इस्तेमाल किया, बहुत टसन में रहता था। फिर फादर ने, परिवार ने मशवरा किया कि इसकी दूसरी शादी कर दी जाए। मैं दूसरी शादी नहीं करवाना चाहता था। फिर भी घर वालों का प्रेशर इतना ज्यादा मुझ पर था कि 2007 के अंदर मेरी दूसरी शादी कर दी गई। घर वालों को प्रेशर पे किया, दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारे दुख देख चुका था और माइंड सेट भी हो चुका था कि तेरी जिंदगी कोई अच्छी नहीं है, तो इस दुनिया में आया है, तेरे भाग्य अच्छे नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारा एंजॉय करते हैं, तेरे मुकद्दर में कुछ है ही नहीं, गरीबी में पैदा हुआ और कुछ तूने देखा ही नहीं। इसके साथ शादी हुई, बड़ा बेटा हुआ, फिर छोटा बेटा हुआ, तीसरे नंबर की मेरी बेटी हुई। सो धीरे 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 कुछ हालात सुधरे। फादर 2-3 बार उस वक्त विदेश जा चुके थे। इस वक्त कोई कर्ज नहीं था, एक छोटा सा मकान बनाने का मौका मिला घर पर। इसी के साथ साथ ये कारवां चल ही रहा था कि मेरे एक चाचा जी के बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। वो मुझे फरनगर रहते थे, लेकिन हमारे फादर उनकी बहुत रेस्पेक्ट, बहुत इज्जत करते थे। तो वो डॉक्टर होने के, डॉक्टर है मेरा भतीजा, मेरे पास आए कुछ रिपोर्ट लेकर। उन्होंने कहा कि ये सारे डॉक्टरों ने, मुजफ्फरनगर और मेरठ वालों ने हाथ खड़े कर दिए। 18 साल की उम्र थी चाचा के लड़के की, बहुत खूबसूरत था। तो मुझे किसी ने बताया कि ब्लड कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो दिल्ली का एक ऐसी जगह है जहां से ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट मिलता है। और 2 डॉक्टरों के नाम मुझे बताए गए, एक डॉक्टर खुर्शीद बनत से और डॉक्टर आबिद जागेरी वाले। मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ तितावी के पास एक गाँव है धनसनी, एक पेशेंट थी किडनी इन्फेक्शन की, एक ब्लड कैंसर की, वो ठीक हो चुकी है। तो उन्होंने कुछ न्यूट्रिशन के और मेडिसिन के बारे में मुझे बताया। हालांकि मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी न्यूट्रिशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में नॉलेज रखता था।
इसी के साथ साथ उन्होंने मुझे जो न्यूट्रिशन बताई या डॉक्टर का नाम बता, मैं उनको लेकर चाचा जी को लेकर दिल्ली पहुंचा। पहली बार मैं दिल्ली गया था। वहां से सादरा से राजीव चौक से सादीपुर और सादीपुर से फेज 2 ओखला में हमें वो लेकर गए। ना तो वो अस्पताल था ना कोई क्लिनिक था। घर से हमें बता के ले जाया गया कि एक डॉक्टर है, लेकिन जिस ऑफिस में हमें ले जाया गया वो बड़ा सा ऑफिस था। कुछ बहुत सारी दवाइयां बड़ी बड़ी डब्बियों में रखी हुई थी। डॉक्टर से पर्चे दिखाए, उन्होंने बाकायदा वो पर्चे देखे और देखने के बाद हम लोगों को बताया कि इनको ब्लड कैंसर 4th स्टेज का है। चांस है 12,000 रुपए महीने की दवाइयां आएंगी और इनको रेगुलर आपको देना पड़ेगा और एक आधार कार्ड देना पड़ेगा जिससे आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल जाए। उनका नाम एमरोज एडवर्ड था और उस जो डब्बी टाइप में बड़े बड़ी कैने थी उसमें मैंने बाकायदा देखा, उस पर फॉरएवर लिखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे वहां पे ज्वाइनिंग भी कर दिया। मुझे नहीं पता था ज्वाइनिंग क्या होता है। मेरी ही आईडी पर वो 2 सीसी का सामान उन लोगों ने दिया। वो देने के बाद हम लोग वो जो सारा सामान था, काफी सामान था, एक बड़ा बैग भर के हम लोग मुजफ्फरनगर लाए और उस लड़के को हमने जो प्रोडक्ट दिए तो 10 दिन के अंदर उसको प्रोग्रेस ये हुआ कि वो जो खाना वाना नहीं खा रहा था खाने खाने लगा और बैठने लगा, चलने लगा। मुझे लगा कि प्रोडक्ट जो भी मेडिसिन दी गई है इनमें बहुत दम है। 10 दिन के बाद मैंने फोन किया उन लोगों को कि इसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मेरे पास ऐसे ऐसे और मरीज हैं, अगर आप चाहें तो मेरे क्लिनिक पर आकर देख सकते हैं, ऐसे मरीजों को मैं काफी मिला दूंगा आपसे। वो मेरे पास आए कि पहले मरीज दिखाने से पहले हम आपसे मिलना चाहते हैं। सो 3 लोग आए, उन लोगों ने मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज दी और प्रोडक्ट के साथ साथ प्लान बताने लगे। मैंने सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है प्लान का, मुझे कोई प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहने लगे आप प्रोडक्ट तो दिलवाएंगे, आप जैसे जैसे ये प्रोडक्ट दिलवाएंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। वो मेरे बैंक की 2 कॉपी भी ले गए, पैन कार्ड ले गए और मुझे प्लान बताया। 100 से 7 मरीज दिखाए, उन सब लोगों ने मेरे कहने से प्रोडक्ट लिए। ये हुआ कि 1 महीने के अंदर में 70 से 80 हजार के प्रोडक्ट उनको दिलवा चुका था। और महीने का प्रोग्रेस ये था कि मेरे जो रिश्तेदार हैं डॉक्टर सत्तार सुनने के, उनके पास उनके एक दोस्त थे जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उन प्रोडक्ट दिलवाए। अगले महीने 1 से 1.5 लाख के प्रोडक्ट मैंने दिए। मुझे उन्होंने बताया अगर आप थोड़ी सी हिम्मत और कर लेंगे तो इसमें एक लेवल है सुपरवाइजर, आप वो बन जाएंगे, आपका अच्छा खासा चेक भी आएगा। सो हुआ भी 50-60 हजार के प्रोडक्ट मुझे उन लोगों ने उठवा दिए। 2 महीने के अंदर 3 लाख से समथिंग के उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिलवा दिए। और वहां से जब हम वो लेकर आए तो तीसरे ही महीने मेरे साथ हादसे होने शुरू हो गए। 2 महीने बहुत अच्छे से निकले। तीसरे महीने क्या हुआ कि मेरे जो चाचा का बेटा था वो एक्सपायर हो गया और मुझ पर इल्जाम लगाया कि ये जो दवाइयां थी इनसे मर गया। दूसरा 10 दिन बाद एक और हादसा हुआ कि जो सुनने में हमने प्रोडक्ट दिए थे अस्थमा के पेशेंट को, वो भी एक्सपायर हो गए। और तीसरे जो हमारी बहन का जो देवर था उसको कुछ ऐसी बीमारी थी हेपेटाइटिस सी टाइप की, तो वो भी खत्म हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट की, बहुत भला बुरा कहा कि तुमने दलाली की है, बीच में ऐसे पैसे खाए हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट की और मैं बहुत सारा निगेटिव हो गया। मेरी मजबूरी थी उनसे बात करना कि मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट था और वो 5 से 7 महीने में मेरा प्रोडक्ट बड़ी मुश्किल से निकला और उन रिश्तेदारियों में तो मैं कभी गया ही नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और इस तरह एक डायरेक्ट सीलिंग एक ऐसी कंपनी से जुड़ने का मौका मिला। मैंने एक सेमिनार भी देखा था आईटीओ में, उनका बहुत बड़े बड़े लोग रैक्समोन अमेरिका से आए हुए थे और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सो मैं उनसे यही चाहता था कि मैंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत परेशानी देखी है, तो मैं चाहता था कि मुझे अर्निंग मिले। ड्रीमर में बचपन से था, करने का जुनून शुरू से था, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही मेरा ये काम बिल्कुल बंद हो गया। वहां से कुछ मुझे चेक भी आए, पहला चेक 11,000 का, फिर 20,000 का। जब मैंने वहां से काम करना बंद करे तो 2,000-3,000 रुपए के इस तरह के पैसे भी आए। फिर मैंने वो काम बिल्कुल क्विट कर दिया और काम शुरू होने से पहले ही मैंने डिसीजन लिया कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई कंपनी को ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। और ये 2013 की बात है। 2014 में डॉक्टर सत्तार का फोन आता है मेरे पास, कोई बंदा आपके पास आ रहा है, यही जसाला गांव के रहने वाले हैं, आप उनसे थोड़ी सी बैठकर बात कर लेना, वो कुछ दवाइयां लेकर आ रही हैं। मैंने कहा मासा जी भेज देना, मैं बात कर लूंगा। वो मेरे पास आए और वो 3 लोग कोई और नहीं, डॉक्टर रविंदर, कुलदीप जी और प्रदीप जी थे। ये बाकायदा ड्रेस में थे
सफेद शर्ट, काली पैंट और काली जैकेट पहन रखी थी। गुरुजी तो गाड़ी से आए थे तितावी तक, ये दोनों बाइक से यहाँ तक आए थे और क्लिनिक के बाहर खड़े होकर ये मेरे ही क्लिनिक के बारे में पूछ रहे थे कि यहाँ कोई डॉक्टर तस्लीम रहते हैं, उनसे मिलना है। ये लोग आए, मैंने पूछा सर किस लिए आए हो? ये मुझे कंपनी की बैग, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताने लगे। तो मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। सर सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे पहले एक कंपनी कर चुका हूँ और उसमें बहुत सारा लॉस झेल चुका हूँ और आज तक मेरी इतनी बदनामी हुई है कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। इन लोगों ने आध पौन घंटे तक प्लान किया, बाकायदा मैंने उनको नाश्ता पानी कराया, अच्छे से बिठाया, इनको रेस्पेक्ट दी, बातचीत की, लेकिन ज्वाइनिंग तो करना ही नहीं था। इनसे अच्छे से बात भी नहीं की, मैंने हाथ जोड़ लिए, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूँ। ये लोग बाहर निकलकर थोड़ी देर बात करने लगे। बाद में इन्होंने बताया कि डॉक्टर रविंदर सर कह रहे थे कि ये बंदा जब भी ज्वाइनिंग करेगा तो धमाल मचा देगा, आप इसके टच में रहना। ये 2014 की बात है, मेरे पास आए थे, बल्कि आध पौन घंटे में काफी सवाल हुए, कहने लगे मेरा 11,000 का चेक है, बहुत जल्द मैं यहाँ से गाड़ी लेने वाला हूँ, बहुत जल्द मैं यहाँ से विदेशी यात्रा करने वाला हूँ और मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। मैंने कहा सर गाड़ी मिली, विदेश गए आप 10 से 11,000 की बात करते हैं, मेरी प्रैक्टिस में 20 से 25,000 रुपए कमा लेता हूँ, आप 10-11,000 की बात कर रहे हैं। जब आपके पास गाड़ी आ जाएगी मेरे पास चले आ जाइएगा। इसी बीच इन्होंने क्या किया कि सर अपना नाम, फादर नाम, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी वाइफ नाम वो नोट कर लिया और चले गए। मुझे बताया भी नहीं कि हम लोग आपकी आईडी लगाएंगे। इन लोगों ने मेरे बगैर पूछे वो आईडी लगा दी और उसको आईडी को ग्रीन भी कर दिया। और मुझे 1-1.5 महीने बाद फोन करते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हो? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ, कोई मैं बीमार थोड़ी हूँ कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा सर मैंने आपसे कहा था मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने कसम खाई है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी ऐसी कंपनी में नहीं करूंगा। आपसे जितने जोड़ लगा लेना, मैं ज्वाइनिंग तो करूंगा ही नहीं, आपसे कोई प्रोडक्ट भी नहीं लूंगा। अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बैठने भी नहीं दूंगा। पर पता नहीं गुरुजी को क्या लगता था कि बार बार मुझे फोन करते थे। कभी रास्ते में जाते हुए बोलते थे कि मैं मुजफ्फरनगर जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। मैंने कहा बैठिए सर। कई बार ऐसा भी हो इन्होंने किसी कंपनी या किसी वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं की, मैं इनको हड़का देता था, भला बुरा कह देता, ये चले जाते थे। कई बार मैंने इनको ऐसे शब्द भी कहे ताकि ये मेरे क्लिनिक पर ना आए, क्योंकि मैं जानता था फिर ये मुझको बोलेंगे आपको मीटिंग में आना है, आपको दिल्ली जाना है, ये मेरे साथ छल करेंगे, फिर मुझे फंसाएंगे। मैं गलत नजरिए से इनको देखता था। 2015 में मेरे पास आए, कहने लगे देखो डॉक्टर साहब, आज मेरा चेक 60 से 65,000 का है, मैं अभी अगले महीने यहाँ से एक गाड़ी लेने जा रहा हूँ और विदेशी यात्रा भी करने जा रहा हूँ, आप बताइए आपका कितना चेक है? मैंने कहा मैं अपनी जो अर्निंग है, जो मेरा क्लिनिक है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, मैं इस तरह का कोई काम करना नहीं चाहता। उस दिन गुरुजी भी पता नहीं कैसे मूड में थे, पूरा लाल मुंह कर लिया और बड़े गुस्से से मुझसे सवाल जवाब करने लगे। पहला सवाल किया कि अगर शटर बंद रहेगा तो क्या पैसे आएंगे? दूसरा सवाल किया कि आपके जाने के बाद क्या आपकी फैमिली सिक्योर है? मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूं कि अगर मैं इस दुनिया में मैं नहीं रहता हूं तो 3 साल के बाद या 5 साल के बाद मेरे बच्चों को सारा बिजनेस बराबर मिलता रहेगा। ये मुझे ऐसे डिस्कस करके चले गए। मैंने ज्वाइनिंग तब भी नहीं की थी, ज्वाइनिंग तो मेरी पहले ही लगा चुके थे, ना कोई प्रोडक्ट लिया। उसके 1 महीने बाद फिर ये मेरे पास आते हैं, तो उस वक्त मेरा मूड बहुत फ्रेश था। मैंने उनसे 2 प्रोडक्ट लिए, एक पेस्ट और एक चाय, और पैसे दिए नहीं। पहले बोल दिया कि अगर आपके इन प्रोडक्ट में दम है तो सिर्फ मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, इस शर्त पर। दूसरी शर्त ये कि आप किसी भी मीटिंग के लिए मुझे इनवाइट नहीं करेंगे, किसी भी सेमिनार के लिए नहीं बुलाएंगे, और जो मैं ऑर्डर करूंगा वही प्रोडक्ट लाएंगे, मैं प्रोडक्ट लेने कहीं नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा डन। इसी तरह कारवा शुरू हुआ। दोनों प्रोडक्ट मैंने 2 प्रोडक्ट इसलिए लिए थे कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, कब्ज बनता था, तेजाब बनता था, दांतों में मुझे सड़न और बदबू रहती थी। दोनों प्रोडक्ट मैंने खुद यूज किए। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर साहब का फोन आता है कि डॉक्टर साहब आपने जो प्रोडक्ट लिए कैसे लगे? मैंने कहा मैंने अभी यूज ही नहीं किए वो। अगर मैं इनसे बोल देता था कि मैंने यूज किए हैं, उनका रिजल्ट बेटर है, तो मेरे घर फिर आ जाते। मैंने मना कर दिया, सर अभी मैंने यूज ही नहीं किए, 2-4 दिन बाद मैं यूज करूंगा। 10 दिन बाद फिर फोन आता है कैसा रहा? उस दिन सच्चाई ये है कि जुमे का दिन था, सुबह सुबह मूड फ्रेश था, मैंने बोल दिया सर आपका जो मैंने पेस्ट यूज किया अच्छा लगा और चाय भी मुझे अच्छी लगी। गुरुजी तो अगले दिन दुकान पे धड़ाम
और बोलने लगे अब बताइए आपका क्या इरादा है। मैंने कहा सर मैंने पहले भी शर्तें रखी थी, कोई सीएनटी कोई मीटिंग नहीं करूंगा, कोई सेमिनार में नहीं जाऊंगा, प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट मैंने मतलब के हैं। क्योंकि उस वक्त 25 रुपए की साबुन थी, 80 रुपए की चाय थी, तो ये सारे प्रोडक्ट मेरे मतलब के थे। मैंने फ्लैक्स स्पूलना काफी ऑर्डर देना शुरू कर दिया इनको। हफ्ते में 5-7-10 हजार के प्रोडक्ट में इनसे मंगा लिया करता था, ये मुझको वही देने आया करते थे। इसी तरह चलता रहा। 6 महीने के अंदर मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप यहाँ से डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं, शामली के अंदर एक सेमिनार होने जा रहा है, हम आपको एक ट्रॉफी देना चाहते हैं, उसका टिकट भी 100 रुपए का है, मैं अपनी जेब से दे दूंगा, लेकिन आप बराए मेहरबानी जरूर आए। तो मैंने मना कर दिया कि सर मैं कोई सेमिनार या कोई ट्रॉफी वो भी मुझे नहीं लेनी है, अगर आपको कोई ट्रॉफी देनी है तो क्लिनिक पर लेकर आ जाना, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास काफी मरीज है, मरीजों को देखना पड़ता है, मैं अपना क्लिनिक खोना नहीं चाहता। आप मेरी स्थिति परिस्थिति को नहीं जानते, बड़ी मुश्किल से मैंने काम को संभाला है, एक वक्त के लिए भी क्लिनिक से नहीं हटता था, सुबह 7 बजे जाता था, 10-11 बजे वहां से लौटता था, वही वाइपर वाली मेरी जिंदगी थी। लगातार 10 से 11 साल मुझे हो चुके थे वहां बैठ के, लोग ठेके ले तरसते थे, मेरा कारोबार वहां चल रहा था, लेकिन कुछ सपने थे, कुछ ऐसा मुझे चाहिए था जिससे मेरी लाइफ चेंज हो सके। 3 महीने बाद फोन आता है, डायरेक्टर हो चुके हैं। मैंने कहा जी सिल्वर हो गया, पहले तो ये बता दो, और सिल्वर से क्या मिल जाएगा कि आपको एक ट्रॉफी मिलेगी। मैंने कहा सर वो चांदी की है, सोने की है, काहे की है, कि नहीं सर वो सम्मान के लिए होती है। मैंने कहा सर मुझे नहीं चाहिए। मेरे क्लिनिक पर इन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि डॉक्टर साहब जब आप में इतना टैलेंट है, आप प्रोडक्ट भी बहुत निकालते हैं, एक बार एक प्रोग्राम कर लीजिए। इनकी एक रिक्वेस्ट पे मैं शामली के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था डीसी राजपूत जी का, उस प्रोग्राम में मैं पहली बार गया, हालांकि मुझे कुछ वहां अच्छा नहीं लगा। एक ही बात अच्छी लगी कि वो जो लोग ट्रॉफियां दे रहे थे, तो कई लोगों को गाड़ी की चाबी मिली, कई लोगों को बड़े बड़े गुलदस्ते मिले, कई लोगों को बहुत अच्छा सम्मान मिला, और मुझे भी जो सिल्वर की ट्रॉफी मिली उसमें 5-7 लोगों ने माला डाली, और मुझे पहली बार ये कहा गया कि आप अपना अनुभव बताइए, आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा सर कैसा लग रहा है, आज पहली बार 11-12 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते, किसी ने मेरे माला नहीं डाली, किसी ने मुझे ट्रॉफी नहीं दी, आज मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ मुझे अच्छा एहसास हुआ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगा। उसके बाद 2 मिनट मुझे विश्वास सर ने भी मुझसे बात की कि डॉक्टर साहब आप मीटिंग में आए लोगों को लेकर आया करें, आपका बिजनेस बिल्ड हो सकता है, लेकिन मेरा फोकस नहीं था इन चीजों पर। अगला सेमिनार फिर मुझे इनवाइट करा गया, चंचल मैडम का वो प्रोग्राम था, काफी अच्छी अर्निंग ले रही थी। तो उस प्रोग्राम में जब बहुत सारे टेस्ट चल रहे थे, जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर थे, क्राउन, डायमंड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, वो अपना स्पीच दे रहे थे। तो यहीं पर एक रविंदर चौहान जी का स्पीच मुझे सबसे गजब लगा। उन्होंने बहुत सारी कीमती बात और बहुत अच्छे अल्फाजों में बोली कि यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब वो बात इस तरह बोल रहे थे, आप धीरे धीरे करते हैं, आज मैं 1 लाख कुछ के अमाउंट पर पहुंचा हूँ, गाड़ी ले चुका हूँ, विदेशी एक यात्रा कर चुका हूँ, तो इस तरह के जब अल्फाज लिए तो वो बात मुझे बहुत पसंद आई। जब ये बात हो ही रही थी तो मैंने सर से उस दिन पूछा कि सर कुछ मैं 1-2 दिन की छुट्टी रख सकता हूँ, मुझे बताइए काम कैसे करना है। तो सर ने मुझे राकेश जी थे जिन्होंने सौंपा के 2 दिन ये दिया करेंगे, 1 दिन कुलदीप जी, 1 दिन प्रदीप जी देंगे आपको, और हफ्ते में 1 दिन मैं भी दिया करूंगा। मेरे साथ एक और ही एक प्रॉब्लम थी, एक पेशेंट थे मेरे पास, वो खटीमा से आए थे, यहाँ एक जमात में आए हुए थे, मैं कई दिन से ट्रीटमेंट दे रहा था, उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने डॉक्टर रविंदर सर से पूछा कि एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो खटीमा के गुजर बस्ती के हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर निसार अहमद त्यागी ने मना कर दिया है, कोई ऐसे प्रोडक्ट बताओ जो मैं दे दूं, रिलीफ मिल जाए। तो सर ने मुझे गैनोडर्मा फ्लैक्स और एलोवेरा दिया। चमत्कार ये हुआ कि 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है, मैं कल घर जा रहा हूँ और आपको मैं घर जाके इनवाइट करूंगा, वहां बुलाऊंगा, आप वहां 2-4 मरीज और ऐसे हैं। पहली बार किसी दूसरे स्टेट के लिए मुझे बुलाया गया और मैं 15 दिन के बाद गया, 1 हफ्ते के बाद तो नहीं गया। वहां मुझे काफी मरीज दिखाए गए। मेरे पास उस वक्त कीपैड का एक फोन हुआ करता था। सर से मैंने फोन किया कि जो मैं प्रोडक्ट लेकर आया था 5 से 7 हजार के, वो निकल चुके हैं, मुझे कोई सेंटर बताओ। एक खटीमा का सेंटर का नंबर दिया सर ने, जतिन का, एक सितारगंज का सरदार जी का मुझे नंबर दिया, दोनों पे से मैंने प्रोडक्ट दिए
और एक हफ्ते बाद आया। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत जागा कि एक हफ्ते की जो मेरी अर्निंग थी वो बहुत अच्छी हुई। मैं डीपी पे खरीदता था, एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचता था, स्कीम भी बचाता था। तो ये मेरा रूल्स था। राकेश जी मेरे साथ जाने लगे। उन्होंने मुझे एक ही फार्मूला बताया, प्रोडक्ट खरीदने हैं और प्रोडक्ट को बेचना है। हम लोग ऐसी फैमिली से जिसमें हमें रेगुलर पैसा चाहिए, और ये एक ऐसा माध्यम है कि डेली पैसा आता है। कभी कोई सीएनटी या सेमिनार के बारे में बात करता था तो वो भी खास मुझसे बात नहीं करते थे, और मैं तो रखता ही नहीं इन चीजों में इंटरेस्ट। इस तरह मेरा वहां से कारवा शुरू हुआ। किसी महीने मेरा सिल्वर मेंटेन होता था, किसी महीने मेरा डायरेक्टर मेंटेन होता था। 25 तारीख से सर फोन करते थे, भाई कुछ पीवी की कमियां कर दीजिए। कभी वो हो जाता था, कभी वो नहीं होता था। मुझे रेगुलर जो नया पैसा डेली आता था उसमें मेरा फोकस था। वहां तक भी मैंने सीखने की कोई कोशिश ही नहीं की। एक और सेमिनार मुझे देखने का मौका मिला 4 महीने बाद, लोकेश शेट्टी जी का। उन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई तो मुझे इतना असर उस ट्रेनिंग से हुआ। और एक ये भी हुआ कि मेरे साथ कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग की थी, वहां पर गाड़ी ले आए, वो डायमंड डायरेक्टर हो गए। शामली के अंदर बहुत सारे लोग कार अचीवर हो गए। तो उस दिन मुझे जलन पैदा हुई कि काम तो मैं भी कर रहा हूं, बड़ा चेक भी नहीं आ रहा है और गाड़ी तो मिल ही नहीं रही। उस दिन मैंने सर से बात की कि सर मुझे ये बताइए मेरे अंदर कमी क्या है, मुझे गाड़ी कैसे नहीं मिल सकती। तो सर ने मुझसे पूछा कि आप सीएनटी करते हैं। मैंने कहा सर सीएनटी किसे कहते हैं। सर ने कहा आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। मैंने कहा सर प्रोफाइल क्या होती है। क्या कंपनी का प्लान बताइए। मैंने कहा प्लान क्या होता है सर। तो मुझे सिल्वर तक भी प्लान के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। सो एक दिन सर ने मुझे मेरे ही क्लिनिक पर कंपनी की प्रोफाइल और प्लान के बारे में बताया, और मुझे इनवाइट किया कि डॉक्टर साहब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग शामली में एक प्रोग्राम करते हैं, टीटी प्रोग्राम। 500 रुपए हम लोग लेंगे, 3 प्रोग्राम होंगे, उसके बाद आपके वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। आपको हम पूरी तरह से ट्रेनिंग देंगे। सो मैंने उसके लिए हाँ कर दिया। वो ट्रेनिंग में करने जब पहली बार गया तो मैंने देखा कि 28 लोग हैं और ज्यादातर लोग कोट पैंट में थे, उसमें अच्छी अच्छी ड्रेस में। मैंने भी ड्रेस पहली बार सिलवाई थी, मैं कुर्ता पजामा पहनता था उस वक्त। तो मैंने वो ड्रेस सिलवाई, अजीब लग रहा था। और ट्रेनिंग रूम में जो सबसे लास्ट की सीट थी सिटी ग्रेन के अंदर, मैं उस पर बैठ गया 26वें नंबर पर, क्योंकि मैं देख लूंगा कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब तक मेरा नंबर आया मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था। मैंने बहुत अच्छे से वो बोला, 2 प्रोग्राम किए। तीसरे प्रोग्राम में विश्वास सर उस प्रोग्राम को करने के लिए आए, हम लोगों का टेस्ट लेने के लिए। और उस प्रोग्राम को जब मैंने किया तो मुझे सर ने एक ही बात सिखाई थी, डॉक्टर विंदर सर ने, कि पूरी कॉन्फिडेंस से बात करनी है। उस वक्त मेरे पास कोट वोट नहीं था, सिर्फ खाली शर्ट थी और टाई थी। ये टाई भी मैंने उसी दिन खरीदी थी। 7 लोग कोट पैंट के अंदर थे, उसमें रंजीत जी भी थे, कुलदीप जी, प्रदीप जी, धर्मेंद्र जी, बहुत सारे लोग उसके अंदर आए हुए थे। सो प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से काम किया और मेरा 5वां नंबर आया। इतने सारे लोगों में 5वां नंबर आना बड़ी उपलब्धि मुझे बताई गई कि आपने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से काम किया। उस वक्त से मुझे एहसास हुआ कुछ अलग किया जा सकता है। तो मैं सर के टच में आया। मैंने फिर वो जो 12 से 18 महीने का प्रोसीजर था, मैं प्रोडक्ट ऐसे बेचता हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेचता था और काम नहीं करता था। प्रोडक्ट बेचने में माहिर था। 1-2 बार विश्वास सर ने मुझसे सामने पूछा, भाई तस्लीम ये तो बताएं प्रोडक्ट तुम कहीं घेर के आते हो या बेच के आते हो, लाखों रुपए के प्रोडक्ट कैसे सेल कर देते हो। मैंने कहा सर बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, मैं उनको सेल कर देता हूँ, मेरे मरीज भी काफी हैं। काफी मुझे समझाने की कोशिश करी गई, आप एजुकेशन के टच में आइए। मैं कभी नहीं आया। ये कारवा लगातार चला। 18 महीने मेरा सिल्वर मेंटेन नहीं हुआ। चेक मेरा 5,000, 6,000, 7,000 से ऊपर कभी गया ही नहीं। सिल्वर पर भी मेरा चेक 7,500 से ऊपर नहीं गया। धीरे धीरे निगेटिविटी आने शुरू हो गई। और एक और मैंने बड़ा कदम उठाया कि 2016 के अंदर मैंने अपना क्लिनिक क्लोज कर दिया, फुल टाइम करने लगा। फुल टाइम का नतीजा ये था कि पंजाब के 8 जिले जाता था मैं, खटीमा बाइक से भी चला जाता था, सुबह 6 बजे बस में बैठता था, 2 बजे हो जाती थी। 14 दिन घर से बाहर रहता था, हार्ड वर्क बहुत करता था, मेरे कपड़े बिल्कुल काले हो जाते थे, मुझे कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ ये था कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन 18 महीने के अंदर ये हुआ कि मेरा सिल्वर भी मेंटेन नहीं हुआ, डायरेक्टर मेंटेन होता था। एक दिन ऐसा आया कि नवंबर के अंदर 3 नवंबर को मैंने एक डिसीजन लिया कि शायद डॉक्टर तस्लीम तो वेस्टीज के लिए नहीं बना।
मैंने डिसीजन लिया 3 नवंबर को कि अब आज के बाद मैं कभी वेस्टीज नहीं करूंगा और अपना क्लिनिक खोलूंगा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट की थी कि दोबारा तुम उसी क्लिनिक में आओगे, उससे डर भी लगता था, तो क्लिनिक करने का फिर डिसीजन खत्म। डॉक्टर रविंदर जी के बुआ जी के लड़के अनिल भाई, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया मुझे कि कुछ गार्ड की नौकरी है, कुछ लोगों को लगा दीजिए, और एक मुस्लिम कपल्स की जरूरत है। इलाहाबाद में एक ऐसा मदरसा है जो 35,000 रुपए महीना वहां से मिलेंगे, वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब कर सकते हैं। तो मैंने अपने लिए डिसीजन बना लिया कि मैं 35,000 रुपए महीने की जॉब इलाहाबाद करूंगा। 3 नवंबर को मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर का टिकट करा दूंगा, इससे पहले पहले आप अपने काम पूरे कर लेना। मैंने उनसे पहले तो नहीं बताया मैं जाऊंगा। 16 नवंबर को मैंने बताया कि ये काम मैं ही करूंगा, लेकिन तुम डॉक्टर रविंदर को नहीं बताओगे। 17 नवंबर को मैंने डॉक्टर रविंदर को बुलाया और उनके बारे में पूरा बता दिया प्लान कि सर मेरी घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आपको पता है कि मेरी एक बेटी हुई थी, उसको काला पी लिया था, वाइफ को काला पी लिया था, जो मेरा बैंक बैलेंस था वो सब खत्म हो गया। मैं 30,000 के कर्ज में आ चुका हूं, और इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, अगर 2-2.5 साल लगाने के बाद भी आदमी को 20 से 50,000 रुपए ना आए, गाड़ी ना मिले, ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और सर मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैंने 25 तारीख में एक प्रोग्राम रखा है, पूरी टीम को बुला रहा हूं, जो मेरे यहाँ से 100-150 लोग हैं। मैं उन सबसे माफी मांगूंगा और मैंने क्विट करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर रविंद्र ने मुझे बहुत समझाया कि आप 1 साल और मान जाओ, 1 साल के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी। 17 नवंबर को मुझे शामली बुलाया गया, मुझे काफी घुमाया गया, सेंटर पे लाया गया, मुझे 1-2 होटल पे खाना खिलाया गया, लेकिन मैं डिसीजन ले चुका था कि मैं वेस्टीज को क्विट करूंगा तो 100% करूंगा। एक प्रोग्राम, वीआईपी प्रोग्राम हुआ था गुप्ता रेस्टोरेंट में 17-18 तारीख के अंदर। उसमें विश्वास सर, बहुत सारे लीडर, निराम सर, बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसके लिए 500 रुपए का वो अमाउंट था, मुझे बुलाया गया, मैं नहीं गया। लेकिन शाम को सर ने फोन किया, आप एक बार आ जाइए। वहां नीलम सर से मुझे मिलवाया गया। पहली बार मैं नीलम सर से रूबरू हुआ। उन्होंने मुझे हिंदी में ऐसे ऐसे अल्फाज बोले कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी ये गलती है, आप सही ट्रैक पर नहीं है, आप सिस्टम में नहीं है, आप सीएनटी में नहीं आते, आप सेमिनार में नहीं आते, आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप में बुद्धि नहीं है। पता नहीं मुझे क्या क्या बोला। मुझे उनकी बात का बुरा इसलिए लगा कि मैंने डिसीजन तो ले लिया था, मुझे क्विट करना है। डॉक्टर रविंदर मुझे बाहर तक छोड़ने आए, कहने लगे भाई ये नीलम जो सर है ना, हमारे गुरुजी बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन जो कहना होता है वो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इनका बुरा मत मानना। अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो आप, मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से। मैंने कहा सर माफी की तो कोई बात ही नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं घर पे आया और नीलम सर की वो सारी बातें पूरी रात मुझे खाती रही। मुझे कभी कुछ ख्वाब आते रहा कि नीलम सर ने ऐसे बोल दिया कि तुम जैसे लोग निकम्मे होते हैं, तुम लोग कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम लोग कभी तरक्की कर ही नहीं सकते, तुम लोग खुद के अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, सिद्धार्थ सर से मिलने ना तमीज पैदा हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे अल्फाज बहुत कड़े कड़े बोले गए, वो रात भर मुझे चुभते रहे। 19 तारीख को डॉक्टर रविंदर सुबह को मेरे घर आते हैं, 19 नवंबर 2017, और वो बोलते हैं डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम सक्सेस बाय चॉइस गुप्ता रेस्टोरेंट में मुझे फरनगर हो रहा करने आ रहे हैं, वेस्टीज के टॉप पर्नर सिद्धार्थ सर, और ये प्रोग्राम 900 रुपए का है। मैंने कहा सर आपको मेरी हालत का पता है कि इस वक्त मेरे पे 9 रुपए नहीं है, मेरी हालत बहुत पतली है। उस वक्त सर ने मेरी मदद की, मुझे 500-400 रुपए भी मुझे देकर गए, और ये भी बोला तुम हिम्मत मत हारना, मैं टिकट ले लूंगा, मेरे पैसे बाद में दे देना, ले प्रोग्राम कर लो। मैंने सर से कहा मैं नहीं कर पाऊंगा और मुझे काम करना ही नहीं है। सर ने कहा कि मुझे बड़ा भाई मानकर गुरु मानता है तो एक बार बात मान ले, प्रोग्राम कर लेना, डिसीजन तो ले ही लिया है वेस्टीज को छोड़ने का। ये 27-28 नवंबर का प्रोग्राम था गुप्ता रेस्टोरेंट में। 26 तारीख को फोन आता है सर का। मैंने कहा सर मैं आ जाऊंगा 2 दिन के लिए, लेकिन आप 2 दिन बाद मुझे कॉल नहीं करेंगे। सर कमाल ये हुआ कि जब मैं 27 तारीख को गुप्ता रेस्टोरेंट में गया, काफी एनर्जी के साथ गया, मुझे डायरी के लिए बोला गया था, एक डायरी पेन लेके आया। प्रोग्राम जब शुरू हुआ सक्सेस बाय चॉइस, सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। सिद्धार्थ सर ने बोलनी शुरू करी स्पीच, आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास मकान कितना, आपके पास क्या फैसिलिटी है, सब लिखिए। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद बोला गया कि आप इससे खुश हैं, तो सब पे काटा मार दिया गया, आप क्या चाहते हैं, ये पेज लिखा गया।
दोस्तों मैं इतना हार्डवर्क करता था कि मैं लगातार 12-12 घंटे बाइक चलाता था। एक हफ्ते में मैं पंजाब से बाइक चलाकर आता था, 350 किलोमीटर में बाइक रेगुलर चला देता था, सिर्फ करनाल रोकता था बाइक को। काम करने में कम्युनिटी 3-4 स्टेट में मैं जाता था, लेकिन चेक का साइज नहीं बढ़ रहा था। सिर्फ ये था कि मैं अपना दिमाग का वहां इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता था, अपने आप को स्मार्ट समझता था, मेरे पास अच्छी एजुकेशन है, मैं बहुत नॉलेज रखता हूँ और मेरे से ज्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं, तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन वो प्रोग्राम करने के बाद जब 2 दिन मैंने वो प्रोग्राम किया, मैं सिर्फ एक काम नहीं करता था, विजुलाइज नहीं करता था, पेज नहीं लिखता था, लेकिन मैंने 27 नवंबर को पेज लिखा, 28 नवंबर को पेज लिखा और मैंने दिल से धरती माँ, सूरज, चांद, सितारे, गुरु, अपलाइन जिन्होंने मुझे पैदा किया, दाई माँ, धरती माँ, सब लोगों का धन्यवाद किया, दुनिया में बसने वाले सभी प्राणियों का धन्यवाद किया। और उस वक्त मुझे इतना फीलिंग महसूस हुई, इतना रिलैक्स महसूस हुआ कि मैंने वो अद्भुत और अदृश्य मामला था। मैंने सिद्धार्थ सर का बहुत थैंक्स बोला और बाद में सिद्धार्थ सर से मैं मिला भी। 28 तारीख की रात को डिसीजन लिया गया। दोस्तों 27 नवंबर का जो मेरे पीवी थे वो 330 पीवी थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने जब 28 तारीख को विजुलाइज किया, 21-22 ऑर्डर आए और 29 तारीख को मैंने डॉक्टर विंदर को फोन किया कि सर आप मेरे घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करनी है। सो दोस्तों उनसे मैंने डिस्कस की कि सर मैंने कल 2 बातें सीखी। एक तो ये कि आज मैं आपको सरेंडर करता हूं, आप मेरे अपलाइन है, मेरे गुरु हैं, आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैंने हार्डवर्क बहुत करके देख लिया, निगेटिविटी मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, मैं आपके प्रति भी बहुत घृणा रखता था कि मेरे साथ आपने धोखा किया, मेरा कलयुग छुटा दिया और आज आपसे मैं माफी मांगता हूं। इतना हार्डवर्क करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सर 2 चीजें सीख के आया हूं कि सरेंडर करता हूं अपने आप को, और दूसरा ये कि मैं आज से पेज लिखना शुरू कर रहा हूं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। दोस्तों क्लोजिंग 1 दिसंबर की थी और मेरे 2450 पीवी हुए। नवंबर से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं जो मेरी साइड मेंटेन ना हुई हो। दोस्तों कारवा बढ़ा, 1 दिसंबर को मैंने कमिटमेंट किया कि मैं यहाँ से गाड़ी लेकर आऊंगा और मैंने सर को लिख दिया कि 12 अक्टूबर 2018 को गाड़ी लेकर आऊंगा, मार्च में मैं स्टार मेंटेन करूंगा, सर कुछ भी हो जाए। और दोस्तों उसी महीने, जिस महीने मैंने फाइनल किया, उस महीने रमजान का महीना था और मैंने वो स्टार मेंटेन वहां से किया। मेरी टीम बिल्ड होने लगी, जो लोग निगेटिव थिंकिंग रखते थे, मुझे भी निगेटिव करते थे, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगे। मेरी 3 लाख इतनी जबरदस्त चली कि मैं अपने गुरु को बताता रहा सर ऐसे करना है। सर ने मेरा बहुत साथ दिया, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे, डटे रहे और एक ही बात बोलते थे, तस्लीम तुम कर सकते हो, डॉक्टर तस्लीम तुम कर सकते हो, डॉक्टर तस्लीम तुम कर सकते हो। सो इसी बीच घर में बहुत सारी घटनाएं हुई, मेरी वाइफ से मेरे झगड़े होने लगे, बहुत सारी दिक्कतें हुई, कई बार ये भी हुआ कि मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और कई बार मेरी इज्जत भी नहीं हुई। कई रिश्तेदारों के फोन भी आए, मेरे फादर ने मुझे, मेरे गुरुजी को और मुझे भी भला बुरा कहा कि खुद तो गाड़ी ले आए, इसको गाड़ी नहीं दिलाई, ऐसे शब्द बोले कि मुझसे सुनने नहीं गए। घर में भी जिल्लत की जिंदगी वो 1 साल 2017 मैंने काटा। बस गुरुजी एक ही बात बोलते थे कि बेटा 1 साल का संघर्ष है, इसे काट ले। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह मैंने भोजन के लिए बोला कि भोजन दे दो, थाली को ऐसे फेंका गया जैसे जानवरों को, बहुत हिट, बहुत परेशान। सर मेरे टीटी प्रोग्राम कर रहे थे महफिल रेस्टोरेंट में, मैं सीधा गया और इनसे लिपट कर बहुत रोया, इतना दिल भर के रोया कि मैं कई घंटे तक चुप ना हुआ और सर से सारी दास्तान बताई कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, मेरा जी चाह रहा है कि आज इस दुनिया से मैं चला जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं। सर ने बहुत डांटा माथा, शाम तक मुझे साथ रखा और फिर मुझे कहा कि तुम अपना काम करते रहो, कर्म ही पूजा है, हमारा काम कर्म है, बाकी भाग्य पर छोड़ देना है। सो मैं इनकी बात को मानता रहा, कारवा बढ़ा, मैं स्टार डायरेक्टर बना। सर स्टार डायरेक्टर बनने पर जो उपलब्धि मिली, जो सम्मान मिला मुझे, उपनगर हजारों लोगों के बीच मुझे सम्मानित किया गया। मैं पहली बार अपनी वाइफ को लेकर भी वहां गया, उस दिन से बाद में वो मेरी बहुत अच्छे से इज्जत भी करने लगी, इतने सारे लोगों के बीच में हमें सम्मान मिला और कुछ नहीं बोला, कहने लगी कि जो घर में परिस्थिति थी वो मुझे पैसे की थी, घर में तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। कभी कभी ऐसा भी होता था, 1 हफ्ते तक मैं 10 रुपए भी नहीं देता था, कभी आटे पर झगड़ा होता था, कभी सब्जी पर झगड़ा होता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे तेल डलवाने के लिए भी, प्रोडक्ट बेचता था, कभी कभी घर के गुजर बसर में तंगी रहती थी। 2017 मेरे लिए घर के लिए बहुत ही बुरा रहा, दुखद साल रहा।
तो उसमें बहुत हर्ट हुआ, फादर ने भी मुझे भला बुरा कहा। सो सर की बात को मान के मैं करता रहा। मार्च में मुझे इतनी जबरदस्त उपलब्धि मिली कि मुझे फरनगर में मुझे सम्मानित करा गया, ट्रॉफी मिली, चेक धीरे धीरे बढ़ा, 20-25 हजार 30 हजार तक मेरा चेक पहुंचा। सर से मैंने बोल दिया कि 12 अक्टूबर को 100% में गाड़ी लेके आऊंगा। यहाँ से 45-40 हजार मेरे कार फंड के भी हो चुके थे। हालांकि परिस्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई थी। शामली के अंदर मुझे बुलाया गया और शामली में मुझे 50 लोगों ने फूलमालों से स्वागत किया। विश्वास चौहान, रविंदर चौहान, डॉक्टर रविंदर सर और बहुत सारे लोग, उसमें भी मेरी वाइफ मौजूद थी। वो सम्मान पाकर वो सारी थकावट, वो सारा चैलेंज, वो सारे नेगेटिव लोग, वो जो गालियां भला बुरा लोगों ने मुझे कहा, वो सब दूर हो गया। ये कारवां 2.5 से 3 साल लगे इसमें, बहुत ही परेशानियां झेली। कई लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला, इतना बड़ा डॉक्टर होता तो घर घर धक्के खाते थोड़े फिरता, अरे कंपनियां आती है चली जाती हैं। मेरे फूफा जी पड़ोस से थे, उन्होंने बोला कि महमूद ये तुझे उजाड़ के रहेगा, तेरे घर को बर्बाद करेगा, ये कुछ नहीं छोड़ने वाला, इसका दिमाग चल गया है, ये गलत लोगों की संगत में पड़ गया है, बहुत भला बुरा कहा। और जिस दिन गाड़ी मिलेगी मुझे जरूर बताना, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मिलेगी, तेरे सपने कुछ पूरे नहीं होंगे। ये सारी बातें सुनने को मिलती थी। जब मैं शामली से आया तो मैंने लोगों को फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया कि मुझे ट्रॉफी मिली है, और मैंने उसी वक्त लोगों को बोलना शुरू कर दिया था कि 12 अक्टूबर को मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, एल्टो K10 VX टॉप मॉडल। लोगों ने उस वक्त बहुत मजाक बनाया कि प्लास्टिक की आ रही है, लोहे की आ रही है। लोगों ने मुझे यूं भी कहा, गाड़ी तो भाई की हम की लेंगे। गांव में भी मेरी वैल्यू कुछ नहीं थी, छोटे भाई मेरे 2 भाई भी मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि अमाउंट बहुत कम था। लेकिन स्टार डायरेक्टर बनने के बाद घर की हालत सुधरी। सबसे पहले मैंने घर का राशन पानी भरा, वाइफ को पैसे देना शुरू कर दिए, तो वो खुश रहने लगी, घर में खुशी आई। धीरे धीरे मैंने उससे 6 महीने बाद डायमंड भी किया अपना, और वो दिन आया 12 अक्टूबर 2018। 10 अक्टूबर को मैं एजेंसी गया। मैंने कहा भाई साहब एक बात सुन लीजिए, पूरा गांव मेरी इंतजार कर रहा है, पूरे रिश्तेदार मेरे इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी में कोई लोचा नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी ना गई तो मैं गर्दन कटवा लूंगा, घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतनी मेरी बेइज्जती पहले हो चुकी है। वहां के मैनेजर साहब ने कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप गाड़ी आज ले जाए, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो चुके हैं, आप ये गाड़ी ले जा सकते हैं। 2 दिन में वो कागजों की फॉर्मेलिटी पूरी हुई। वो दिन आया दोस्तों कि मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए मुजफ्फरनगर के राधा गोविंद कॉम्प्लेक्स पर मारुति सुजुकी शोरूम में गया। दोस्तों 2 दिन में मैंने समथिंग 500 लोगों को इनवाइट किया, उसमें रिश्तेदार भी थे, बहुत सारे लोग थे। 230 लोग मेरी गाड़ी को लेने के लिए गए। मैनेजर बोलने लगा डॉक्टर साहब अगर बड़ी गाड़ी लेते तो कितने लोग होते। 1 क्विंटल लड्डू मैंने वहां से ऊपर के चंद्रा टागिज के पास से बहुत अच्छे जगह से लड्डू लिए गए, वहां पर लिए गए, 1 क्विंटल गांव के लिए लेके आया दोस्तों। जब वो गाड़ी बाहर आई, डॉक्टर रविंदर सर ने फीता काटा और वो गाड़ी मिली, तो 5 मिनट तो मैं गाड़ी पर हाथ फेरता रहा, क्योंकि पहली बार जिंदगी में कार को देखा था, वो भी पर्सनल। मैंने कभी कार नहीं चलाई थी, मैं बहुत जिद्दी था। अगर स्कूटर चला तो वो अपना चलाया, गाड़ी चलाई तो वो अपनी चलाई है, और कार भी अपनी नई ही ड्राइव की थी मैंने। दोस्तों जब मैं गाड़ी लेकर आया तो ड्राइवर गांव से लेकर गया था, गांव में गाड़ी लेकर आया तो बड़ा अजीब माहौल गांव में। जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, जो लोग मुझसे ईर्ष्या करते थे, गांव में वो लोग मुझे बधाई देने के लिए आए, और एक और अल्फाज बोलते थे साथ में, भाई मीठा मुंह तो करा दो डॉक्टर साहब। मैंने सबको पूरे गांव में महल्ले में वो 1 क्विंटल लड्डू, मेरे फादर ने भी बांटे दोस्तों। एक खुशी का माहौल मेरे घर में उस वक्त, ईद का माहौल। मेरे बच्चे बहुत प्रसन्न, बहुत खुश गाड़ी में बैठकर आए थे, और मैं बहुत हैप्पी, बहुत खुश। ये खुशी बराबर चलती रही दोस्तों। अब मेरा एक ही ड्रीम था, मैंने सर से कहा देखो सर मुझे 30 से 35 हजार रुपए आ गए, 40 हजार आ गए, मेरा घर का गुजर चल रहा है। मैंने सर से एक वादा किया था, जिस दिन 20-30 हजार रुपए आने शुरू हो जाएंगे सर मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं धरती को फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा। ऐसे अल्फाज बोलता था दोस्तों मैं सर से कि मैं डंके की चोट पर काम करूंगा, किसी के हाथ नहीं आऊंगा, और बिजनेस को बिल्ड करूंगा। दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ कारवां। मैं टीटी प्रोग्राम सर से कराता था, फिर खुद करने लगा। सर से मैंने 56 लोगों का टीटी प्रोग्राम कराया, 2 वीआईपी प्रोग्राम कराए, 1 से 22 लोगों को मैंने खुद प्रोग्राम किए, और यहाँ तक के 8 से 10 स्टेट में मैं खुद पहुंच गया। सर को मैं हैदराबाद लेकर गया, बहराइच लेकर गया, नानपारा लेकर गया, खटीमा लेकर गया, पंजाब के 4 से 5 जिलों में सर को लेकर गया, करनाल खुद लेकर गया सर को, मैं दिल्ली लेकर गया, बहुत सारी स्टेट मैंने सर को दिखाई, और खुद भी वर्क करने लगा।
पहले से ही मुझे हार्ड वर्क करने में मजा आता था। धीरे धीरे मेरी टीम बिल्ड होने लगी, डायमंड में हो चुका था। सर एक और सपना पूरा होना शुरू हुआ। सर से मैंने कहा कि अब मुझे विदेश जाने की इच्छाएं हैं। सर मुझसे पूछने लगे घर के कैसे हालात है। मैंने कहा सर मेरी वाइफ बहुत खुश है, मेरे रिश्तेदार बहुत खुश हैं, मेरी टीम बहुत खुश है, मैं टीम की बहुत हेल्प कर रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरी बहुत इज्जत करती है, और जो मुझसे कहती थी मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, अब कहती है मैं कभी नहीं जाऊंगी। मुझसे गलती हुई है, मुझसे माफी भी मांगी उसने, और बड़े घर में खुशी का माहौल है। सर सर आपका शुक्रिया, धन्यवाद। सर आपका शुक्रिया, धन्यवाद मैं हमेशा करता था। 27 से 28 नवंबर से लेकर आज तक भी सर मैं पेज लिखता हूँ। अपने सभी गुरुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी डाउनलाइन अपलाइन का धन्यवाद करता हूँ। सर ये पेज लिखना मैंने बंद नहीं किया, विजुअलाइज करता हूँ, और बहुत बड़ा कारवां शुरू हुआ। और ये जर्नी अभी शुरू हुई थी सर। सर ने कहा कि क्या विदेश जाना चाहते हो। मैंने कहा सर फरवरी का ट्रिप 2020 का मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। 2020 में मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला सर। थाईलैंड जब मैं गया सर, 2 दिन पहले मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग की। एक दो था उस पर 100 रुपये नहीं हुआ करते थे, बहुत बड़ी मजबूरी थी। जब मैं थाईलैंड के लिए गया, मैंने 10 से 12 हजार का कोट बना, 20 हजार की शॉपिंग यहीं से की। और थाईलैंड में मैंने वो एंजॉय, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे। पहली बार एयरप्लेन में बैठने का मौका मिला, एयरपोर्ट में एयर होस्टेस आई, वहां पर खाने का मौका मिला। सर अपनी कहानी में मुझे बताते थे डॉक्टर रविंदर सर के नाम ऊपर है नीचे है, खाने का इंतजाम। वहां पर बहुत अच्छा मैंने विजुअलाइज किया कि वारी वेस्टीज, मेरा जो वर्क था वो परेशानी थी सब धुल गई। आज देखो रात हो रही है, रात के समय में भोजन मिल रहा है। सुबह के वक्त हम लोग थाईलैंड गए, कई होटलों में एंजॉय किया, वाटर पार्क, अशोका होटल, सेक्सी शो, और समुद्र बीच का जो एंजॉय है। समथिंग मैंने 1000 से 15 फोटो शूट किए, मैंने लैपटॉप में भी डाल रखे हैं। ट्रेनिंग बनाई थी वो इससे क्लिक नहीं, तो मैंने अपनी कहानी बनाई थी, ट्रेनिंग मेरी कहानी मेरी जुबानी, वेस्टी जी की मैंने ट्रेनिंग 7 ट्रेनिंग तैयार की है। तो वो सारी चीजें मैंने वहां से यहाँ से फोटो लिए। दोस्तों पैराशूट में जाने का मौका मिला, लाइफ का एंजॉय, ऐसे एंजॉय करके थाईलैंड में आऊं दोस्तों कि सारी जिंदगी के जो सपने थे जैसे पूरे हो गए हो। और समुद्र के अंदर की जो जाने की वो थी प्रक्रिया अलग से थी वो दोस्तों। मछली को हाथ लगा, पानी के अंदर गए, 2 सेकंड की वहां वीडियो बनी, 2 मिनट की, और वो सारे फोटो शूट हुए दोस्तों। अमेजिंग, ऐसा अद्भुत अदृश्य नजारा, और वहां पर मैं कूद रहा था एक बच्चों की तरह। मैं वो 5 दिन का ट्रिप दोस्तों बन गया, सबसे ज्यादा एंजॉय किया, समुद्र की लहरों को चीरता था, कूदता था दोस्तों। वाटर पार्क में बहुत एंजॉय किया, सारे लीडरों से मिलने को मिला दोस्तों। गोपाली से मिला, सिद्धार्थ से मुलाकात हुई, विश्वास चौहान जी, मोइन खान, रिजवान खान जी से मुलाकात हुई, तौहीद अंसारी जी से मुलाकात हुई, सोनू शर्मा जी से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से फोटो लिए, अजीब अजीब लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने गाड़ी में बैठे हुए मेरी जीवनी मैं खुद वहां से स्पीच कराई और उसकी वीडियो बनाई। ये मेरा एक्सपीरियंस सबसे बेटर एक्सपीरियंस रहा कि मैं जब थाईलैंड गया, एक अद्भुत खुशी हुई थी जब मैं कार लेकर आया था, दूसरी अद्भुत खुशी हुई जब मैं थाईलैंड हो गया दोस्तों। अब लोग पूछते हैं कि सर ये आपकी सक्सेस का राज क्या है। रविंद्र चौहान जी ने बताया था कि हम लोग क्राउन बन गए, 1,30,000 के चेक पर पहुंच गए, हमारी जो मेहनत है वो हम जानते हैं दोस्तों। 2.25 लाख किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है, 2008 मॉडल रेड कलर की बाइक। लोग उस पर तरस खाते थे कि डॉक्टर साहब पटियाला 5.5 घंटे में पहुंच जाता था, तविसे में खटी में पहुंच जाता था 6 घंटे में दोस्तों। उत्तराखंड में पहुंच गया मैं ऋषिकेश कोटद्वार बाइक से। लोग मुझ पर तरस खाते थे, डॉक्टर साहब पहले खाना खाइए, भोजन कीजिए, उसके बाद प्लान करेंगे। मुझे एक ही धुन थी, प्लान 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 प्लान। ये सारी चीजें, मुझे एक ही बात का पता था कि अगर विश्वास चौहान जी ले सकते हैं, डॉक्टर रविंदर सर करेटा गाड़ी ले सकते हैं, अगर यहाँ से सिद्धार्थ सर वोल्वो गाड़ी ले सकते हैं, 60-65 लाख के चेक पर पहुंच सकते हैं। सिस्टम कमी नहीं, कमी मेरे अंदर है। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था, हार्डवर्क कर रहा था। निगेटिव थिंकिंग भी मुझे तभी आती थी जब से मैंने अपने गुरु को गुरु मानकर काम करना शुरू किया, अपने आप को सरेंडर किया, तो ये सारी प्रॉब्लम हो गई। मुझे ये बाधाएं, दिक्कतें खत्म हो गई। एक वक्त ऐसा था मैं रोया करता था, दुखी के पास जाता था, मैं कभी कभी इतने हर्ट होता था, दुखी की बात करता था, शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, शायद ये वेस्टेज मेरे लिए नहीं बनी है।
मेरे साथ चीटिंग हो गए, सब लोग अच्छे चेक आ रहे हैं, मेरे चेक नहीं आ रहे हैं। ये बहुत सारे लोग मेरा इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे जैसे चेंजिंग आई, मैंने 2-3 एसबीसी की, कंट्री में भी मैंने एसबीसी की, वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास, मुजफ्फरनगर की एसबीसी की, शामली की एसबीसी की, रुड़की की एसबीसी की, एमएमआई की। तो धीरे धीरे वो सारे रीजन मेरे क्लियर होने शुरू हो गए। मेरे अंदर जो निगेटिव थॉट आते थे वो खत्म हो गए, मैं अच्छाई की तरफ चलने लगा और मैं हर लोगों को धन्यवाद करने लगा। आज दोस्तों समथिंग 6000 लोगों का नेटवर्क बन चुका, प्रोग्रेस जबरदस्त है। लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। आज मैं यहाँ से लगातार अर्निंग 1 से 1.25 लाख की अर्निंग ले रहा हूँ। एल्टो के एक्सआई टॉप मॉडल गाड़ी चला रहा हूँ, 48,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ दोस्तों। विदेशी यहाँ से फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ। टीम में 2 लोगों को गाड़ी दिला चुका हूँ, एक को इओन और एक को स्विफ्ट। दोस्तों टारगेट लिया है इस साल कि दिसंबर तक 12 लोगों को और गाड़ी दिलानी है, और टारगेट लिया है लोगों कि 1 लाख लोगों को जब तक ₹1 ना दिलवा दूं, लाखों लोगों की जिंदगी ना बदल दूं, तब तक मैं चैन से रहने वाला नहीं हूं। मैं थैंक्स करता हूं सभी अपलाइनों का, ग्रोस टीम का, सिद्धार्थ सर से लेकर विश्वास चौहान जी, हम सर, डॉक्टर रविंद्र सर के एक एजुकेशन, बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हम लोगों को दी गई। इतनी बेहतरीन बेहतरीन ट्रेनिंग को दी जाती है, इन ट्रेनिंगों से मैं बहुत सारा जानने का मौका मिला, बहुत सारी एजुकेशन हम लोगों को मिली। मैं डेली लिखता हूँ सिद्धार्थ सर के लिए, विश्वास चौहान जी के लिए, नीलम के लिए, विश्वास चौहान जी के लिए, और तो हमारे अपलाइन भी नहीं है उनके लिए भी, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। दोस्तों ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मैं थैंक्सफुल ना होता हूँ। आज मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ, हर वक्त खुश रहता हूँ। मेरी टीम में अक्सर लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप इतने खुश क्यों रहते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ दोस्तों 2 साल में बहुत गमगीन रहा हूँ, 2 साल गम में रहकर मुझे कुछ नहीं मिला। आज मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ। वेस्टीज प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त मिला है कि आज मेरी लाइफ बदल गई है। मैं करोड़ों की सोचने लगा हूँ दोस्तों। मैं मुजफ्फरनगर मकान बनाने जा रहा हूँ, करोड़ों का मकान मेरी सोच है। पहले ये सोच नहीं हुआ करती थी, एक छोटा सा मकान मिल जाए उस पर ही समझौता कर लूंगा, ये सोच थी। दोस्तों एक और वाक्य शेयर करना चाहूंगा। मैंने अपनी वाइफ से वादा किया कि तुझे दिल्ली घुमा के लाऊंगा, आगरा घुमा के लाऊंगा और मसूरी। दोस्तों अब से 1.5 साल पहले मसूरी घुमा के लाया और उसका विश्वास भी नहीं था कि मैं घुमाने जा रहा हूँ। मैंने कहा विश्वास कर, और घर से चलने से पहले मैं अपनी गाड़ी लेकर गया था, बहनोई को साथ में लेकर गया था। मैंने सिर्फ वादा किया था कि जिस दिन मैं तुम्हें घुमाने जाऊंगा, एक बात ध्यान रखना मैडम, जो दिल चाहे रास्ते में वो खाना है, जिस शॉपिंग को चाहे वो शॉपिंग करनी है, जेब नहीं देखनी है। 3 दिन का वो मैं 30 से 35,000 मैंने करके, मेरी वाइफ ने जो भी पसंद किया मैंने वो दिलवाया, एंजॉय करके आया। दोस्तों मेरी वाइफ बहुत खुश थी। बच्चे बार बार बोलते हैं सर कि पापा हम कब जा रहे हैं मसूरी, हम लोग पहाड़ों पर कब जाएंगे, हम लोग विदेश घूमने कब जाएंगे। मेरे 2 बड़े बेटे, 13 साल का, 11 साल का, मैं उनको सीएनटी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली ड्रेस कोड में है, हम लोग सेमिनार में जाते हैं, ड्रेस कोड में जाते हैं। एजुकेशन लेने से फायदा हुआ कि 7 साल मैंने कुर्ता पजामा पहना, फिर मैं धीरे धीरे ड्रेस में आया। प्रोग्राम करता हूँ दोस्तों ड्रेस में करता हूँ। मेरी पूरी फैमिली अगर किसी फंक्शन में आती है तो ड्रेस में जाते हैं। मैं अपने दोनों बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। आज मेरी पूरी फैमिली वेस्टर्न है। आज मेरी पूरी फैमिली मुझ पर गर्व और फक्र महसूस करती है। आज वही मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं, हर फंक्शन में बहुत ज्यादा खाना शुरू हो गए हैं, बार बार मुझे बुलाया जाता है, जरा सी बात से मुझे मशवरा लिया जाता है। आज मेरी लाइफ 360 डिग्री से भी ज्यादा चेंज हो चुकी है। टीम बहुत बड़े हो चुके हैं। सालाना ट्रिप है कि 2021 में मैं लंदन तुम लोगों को घुमा के लेकर आऊंगा, और 2021 में हम लोग मक्का देखने जाएंगे। पूरी फैमिली के पासपोर्ट बनवाने जा रहा हूँ। ये थी मेरी जर्नी। वेस्टीज में सफर मेरा बहुत लाभ रहा, संघर्षपूर्ण भी रहा। मैंने काफी संघर्ष झेले हैं, काफी कठिन परिस्थितियों में मैंने सामना किया है, और इन्हीं कठिन परिस्थितियों का मेरा ये मेरे गुरु का पास आशीर्वाद रहा है। मेरे गुरु हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि बेटा अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो कभी रहना, 3 साल अपने काम बंद करना, किसी की मत सुनना, आगे आने वाला समय तेरा होगा। और मेरे गुरु जी एक बार और बोलते, ये उनका आशीर्वाद है कि एक बात बताता हूँ बेटे, डॉक्टर साहब, मुजफ्फरनगर में दिन डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। कमाल की स्टोरी हो गई। समय थोड़ा सा ओवर होता जा रहा है, सो आज हम लोग इतना ही हम लोग जानेंगे।
और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि बहुत ही कमाल की स्टोरी आपने करी, बहुत ही कमाल का आपका एक्सपीरियंस रहा, संघर्षपूर्ण आपका एक्सपीरियंस रहा, और उसके बावजूद भी आप लगातार आप चलते रहे और आपने वो साबित करके दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं जानता हूं जब आपने स्टार्ट किया था बिजनेस और कैसे कैसे करके आप आगे बढ़े, जो चैलेंज आपकी लाइफ के अंदर आए। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि आपने इस तरीके से इतना शानदार इस प्रोग्राम को किया। और मैं चाहूंगा सभी लोगों से एक बार हम लोग जोरदार जी क्लैपिंग करके लिए करेंगे। वॉइस थोड़ी सी कट हो रही है सर, शायद सिग्नल कम हो गए। एक बार जोरदार क्लैपिंग हम लोग डॉक्टर साहब के लिए करेंगे।